इससे बीजेपी का जो स्तर है वो इस लेवल पर चला जाएगा कि अगले 50 साल तक मतलब बीजेपी और संघ में रहे आदमी से लोग इतना दुत्कारेंगे इनको कि इनके घरों में रिश्ते नहीं होने हैं, कि ये सबसे घटिया सबसे नीच लोग थे। अब देखो ना, गुजरात और हरियाणा और राजस्थान तीनों में पहले बीजेपी की सरकार लाई गई और तब ये कांड करे जा रहे हैं। तो ये जब भी किसी ऐसे मसले पर जब इनको उद्योगपतियों की जेब भरनी होती है और टॉप टेबल से आदेश आता है तो ये न्यायालय जो हैं, ये कोर्ट जो है वो कोठा बन जाता है। ये न्याय करने की बजाय फैसला चालू कर देते हैं। अगर आपने सी लेवल को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हर जगह की ऊंचाई सी लेवल के हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि बस की जमीन पर ग्राउंड से 100 मीटर बता दिया। अब जो अधिकारी है, अब उसके हाथ में है वो किसको 100 मीटर कहां से काउंट करता है, कहां से गिनता है। डॉक्टर साहब राम राम। जी राम राम जी भाई जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 7 से 8 दिन पहले हमारी जब बातचीत हुई थी तो आप बता रहे थे कि अरावली की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है और उस समय ये मुद्दा मैंने बड़ा लाइटली लिया क्योंकि इस पे चर्चा नहीं थी पूरे भारत के अंदर कहीं भी। और आज मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से चर्चा छिड़ी हुई है और जो बिल पारित हुआ है आपकी बार, जो शीतकालीन सत्र था सेंटर का, तो कैसे क्या देखते हो, क्या होगा अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं रहेंगी और डेफिनेशन कैसे चेंज हुई है उसके मामले में पूरा बताओ एक बार। पूरे देश को इस बात को समझना चाहिए कि पहाड़ों का रोल क्या रहता है, और जब तक आप अपनी भौगोलिक स्थिति को नहीं समझेंगे और उन पहाड़ों का, झरनों का और तालाबों का, नदियों का अगर आपने रोल नहीं समझा तो आप अपनी अगली पीढ़ियों का अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। अभी ये अरावली पे आने से पहले अगर मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताऊं कि जैसे हिमालय पर्वत के बारे में बड़ा स्पष्ट आप लोगों को मालूम है कि हिमालय के दूसरी तरफ से आने वाली शीत हवाओं को किस तरह से हिमालय रोकता है, हम सबको ठंड से मरने से कैसे बचाता है। ये तो है हिमालय का काम जो हमारे उत्तर में है, जो जे.एंड के, हिमाचल, उत्तराखंड के एरिया में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ रहता है। इससे ही और अरावली की पहाड़ियां तो हिमालय से पहले की है ना? हाँ, अरावली की पहाड़ियाँ तो हिमालय से भी बहुत पहले की हैं। और यहाँ से जब हम जाते हैं साउथ की तरफ थोड़ा, फिर हरियाणा के नॉर्थ में तो हो गया हमारे शिवालिक और फिर इधर हो गया हिमालय, सॉरी अरावली। तो जब हम दक्षिण में जाएंगे और फिर राजस्थान का, अलवर का और फिर यहाँ तक ये मतलब कुछ एरिया गुजरात तक, वो सारा गुजरात तक का पूरी पर्वत श्रृंखला रहती है भारत में। ये 690 किलोमीटर का एरिया है जो अरावली का है ना? 1100 कुछ गुजरात किलोमीटर का है एरिया ये टोटल जो है। नहीं, जिसमें अरावली आती है वो 690 हाँ किलोमीटर के आसपास हाँ का कुछ हाँ है। हाँ, पर्वत हाँ श्रृंखला की बात मैं कर रहा था, लेकिन अरावली का एरिया लगभग 700 किलोमीटर का ये एरिया। जब इसका जो मुख्य काम है वो एक तो पानी की स्टोरेज है, क्योंकि पहाड़ की सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि वहाँ पथरीली ज़मीन बेशक हो, जब बारिश होती है तो पेड़ों की जड़ें पानी को ज़मीन के अंदर ले जाने में बहुत सहायक रहती हैं। पहाड़ का दूसरा जो पर्पज़ है वो बारिश करवाना भी है, मतलब बारिश करवाने के में पहाड़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आप अगर थोड़ा पहले के बारे में थोड़ा सा पहले जानेंगे ना, अगर इसके बारे में मैंने इस पे काफ़ी लंबी चर्चा की थी किसी से कि भाई ये कैसे लिख सकता है कोई व्यक्ति, कैसे कोई मतलब जज ऐसे कह सकता है कि भाई 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं उनको मतलब उनको काट दिया जाए। आपने शायद नहीं, ये तो नहीं लिखा है भी काट दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ना वो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के जो स्टेट राज्य हैं, जो ये राज्य हैं, उनकी सरकारें हैं, उनके अंदर अरावली की डेफिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा पंगा था कि अरावली की रियल डेफिनेशन क्या है। रियल डेफिनेशन का पंगा क्यों पड़ा था इसको समझिएगा। पहले तो ये समझो कि अरावली का काम क्या क्या है। पहले नंबर पर वो राजस्थान से आ रही धूल भरी आंधियों से पूरे के पूरे हरियाणा को बचा रही है, और अगर वो अरावली नहीं होगी तो पूरा हरियाणा एक रेगिस्तान में तब्दील होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है इसके अंदर कि ये जो डेफिनेशन बदली है, ये बदली क्यों है,
मैं कहीं कुछ देख रहा था, मैंने कहीं कुछ लिखा था और मेरे दिमाग से अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन चलो एनी हाउ, अभी पहले पीछे से आपने देखा हो, अलवर में कुछ नदियाँ सूख गई थी। आ, और उन नदियों को फिर बचाने में अरावली के ऊपर डैम्स बना करके, पानी रोक करके, और फिर वहाँ के आसपास के हज़ारों गांवों को प्यासा मरने से बचाया गया था। ये अरावली ने बचाया था। कब की इस बातें हैं ये? ये हैं 85 से 95 की बात है मेरे ख्याल से। मतलब मैं ठीक है। एग्जैक्टली उस नंबर में नहीं जाएंगे, और लेकिन एक अभी एक मैंने देखी और थी दो उस टाइम पे और उसी दौर में 90 के दशक में ही, 90 और 2000 के दशक में ही फरीदाबाद में और गुड़गांव में पानी की किल्लत हो गई थी। मतलब लोग प्यासे मर रहे थे। तो तब भी पानी का जो सप्लाई था, पानी की जो आपूर्ति थी, वो अरावली से ही की गई थी। तो यहाँ लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो पानी पे कंट्रोल हो जाए, भोजन पे कंट्रोल हो जाए, ज़मीन और प्राकृतिक संसाधनों पे कंट्रोल हो जाए तो बात बन जाएगी। ये उन लोगों को पता था। और जो किसको? अरावली की जो इस पूरे खेल को खेल रहे हैं, जो जिसमें पॉलिटिशियन मोहरा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मोहरा है, जिसमें नहीं, मैं केवल अरावली की ही बात मैं करने के लिए अरावली की आज आपके बात साथ कर रहा बैठा हूं ना, हूँ। तो मैं तो उसी पे जाऊंगा ना। हाँ, मैं जो आपको जो खनन की आप बातें हो रही है ना, आपको खाली मेनली बात अरावली दिखा, खनन की है। नहीं नहीं, मैं आपके खनन पे जाऊंगा। आपको अरावली के लिए कानून बनाने वाला जज दिखाई दे रहा है, उसके लिए सिफारिश करने वाला कलेक्टर दिखाई दे रहा है और नेता दिखाई दे रहा है। इन तीनों को गुलाम बना के जो काम करवा रहा है वो तो आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर उसको नहीं देखोगे तो आप अरावली को नहीं बचा पाओगे। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे पानी पर और अरावली पर कंट्रोल चाहिए, यहां इतना खनिज पड़ा है, ये खनिज चाहिए मुझे। अब वो खनिज के लिए उसने बहुत पहले इस अवैध खनन को कंटिन्यू किया हुआ है। अगर मैं अलवर जिले की बात करूं, अकेले अलवर जिले की, तो उसमें टोटल 128 पहाड़ियां हैं, जिनमें से 31 पहाड़ियां खत्म हो चुकी है और वो अवैध खनन से खत्म हुई हैं। मतलब अवैध खनन से क्यों खत्म हुई है? क्योंकि कोर्ट में केस पेंडिंग है 23-24 साल से, और 23-24 साल से केस पेंडिंग हैं, 30-30 साल से भी पड़े हुए हैं। वहां पड़े हुए हैं कि भाई मैं इस खनन को अवैध कैसे कहूं, मैं कैसे कहूं कि ये अरावली है। तो कोर्ट ने ये कहा कि यार ये गड़बड़ हो रही है, मैं फैसला नहीं दे पा रहा हूं कि मैं ठेकेदार के पक्ष क्योंकि में दूं कि किसान के पक्ष में दूं। नहीं, उसमें क्या था कि तीनों राज्यों में अरावली की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग थी। हाँ हाँ तो हाँ, सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट के लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा था पहले। मुश्किल हो रखा है। अब वहां पर, अब सुप्रीम कोर्ट का मकसद क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आया। अगर वो चाहती है कि खनन को रोका जाए तो फिर उसके 3-4 लॉ बनने चाहिए। पहली बात, कोई कड़ा प्लान बने इसके लिए जो इसको बचा सके, पूरे नहीं, खेल अभी पूरे जो इसको। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है ना, हम्म जो नियम बनाया है अभी 100 मीटर से नीचे की जो है वो उसके अंडर नहीं आएंगी, मतलब अरावली की डेफिनेशन के अंडर नहीं आएंगी। तो ये नियम बनाने के बाद एक नियम और बना है इसी दौरान कि भाई अभी जो खनन पर ना रोक है, ये नियम बनने के बाद तुरंत बाद रोक है, और वो टेम्परेरी है। वो रोक टेम्परेरी है अ, इसीलिए क्योंकि एक प्लानिंग के तहत, मतलब एक प्लानिंग की जाएगी एक कमेटी इसको गठित इसको करके इसको कि भाई कमेटी कमेटी खनन कुछ कहाँ नहीं हो है। सकता है, मैं ये कह रहा खनन हूँ कहाँ कहाँ हो सकता है, और ये खनन देखो, करने लायक कौन सी पहाड़ियां और नहीं है, वो सारा जैसे देख एक उसके देखो अंदर हुआ था। मैं बताऊं पहले भी क्या एक है। ऐसा हुआ था अरे झारखंड में। अरे नहीं नहीं, मैं तो आप लोगों को तो वो दिखाई देता है ना जो वो बोल रहे हैं, और मैं वो बोल रहा हूँ जो वो आज से 10 साल पहले प्लान कर चुके हैं। अगर यहाँ पर खनन के लिए परमिशन मिलना मुश्किल हो जाए, देखो ये इस तरह से प्लान बनाते हैं क्योंकि जिस हम तरीके की, अरावली, डॉक्टर साहब, हाँ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। यार नहीं रोक सकते आप मुझे बीच में, जब मैं एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप हाँ हाँ, अपनी बोलो बात को बोलो। पूरा कर सकते हैं। अगर बिल्कुल। वो अगर वो वाकई में रोकना चाहते हैं अरावली के सत्यानाश को, कोर्ट हो चाहे सरकार हो या कोई भी अधिकारी हो, तो उन लोगों को ये चाहिए असलियत में तो कि वो ऐसे कानून बनाएं जिसमें उद्योगपतियों के लिए खनन मुश्किल हो। बल्कि वहाँ पर खनन वो करते कैसे हैं, इसको आप छोटा सा एग्जाम्पल दे के देखेंगे। हमारे यहाँ डाडम वाला पहाड़ बोलते हैं तो शाम में भिवानी जिले के अंदर ना,
और डाडमवाड़ा पहाड़ से वहाँ के आसपास के कम से कम 100 गांव का व्यापार, रोजगार और घर चलते थे, परिवार चलते थे। तो वहाँ किस तरीके उन्होंने, से चलते थे? वहाँ पहाड़ से जो खनन होता था ना, तो वो हाथ की चक्की बनाते थे, पत्थर के वो औजार बनाते थे, पत्थर के वो जो सिलबट्टा बनाना हो गया, ओखड़ी हो गया, कुंडियाँ हो गई, वो सब बनाते होते थे वो लोग। और पुश्तैनी काम करने वाले लोग थे वो लोग। अब उन्होंने देखा कि यार ये इतनी ज़बरदस्त जगह पर है, इतने गजब के पत्थर हैं, और मतलब ऐसे ही ले जाते हैं लोग बाग। तो उन्होंने वहाँ के खनन को मुश्किल बना दिया। मुश्किल बना करके, वो मुश्किल केवल और केवल जनता के लिए मुश्किल था वो, और वो फिर उद्योगपतियों के लिए आसान हो गया। तो वहाँ अब ट्रक, पत्थर, एक्सीडेंट, धूल, टूटे हुए रोड के अलावा कुछ नहीं बचा, और आसपास के लोगों का रोजगार खत्म हो गया। अगर ही वो अरावली के लिए भी इसी तरह से बनाएंगे, जो आप कह रहे थे कि आने वाले टाइम में वो लोग जो कमेटी बनाएंगे, वो कानून केवल जनता के लिए मुश्किल होगा। वहाँ जनता के ऊपर मुकदमे ज़्यादा होंगे, और उद्योगपतियों के ऊपर, बड़ी बड़ी फर्मों के ऊपर उनको बकायदा लाइसेंस दिया जाएगा लूट का। और वहाँ जो वसूली होगी वो कुछ और होगी, और जो जमा होगा मतलब ट्रेजरी में, वो अलग होगा। और रिश्वतखोरी और अवैध खनन से जो घर भरेंगे उनके, वो अलग होंगे। और जो 100 मीटर वाला प्रोपेगेंडा है, इसको सिर्फ इतना समझिएगा, अगर आपने सी लेवल को कंसिडर नहीं किया है, इन्होंने क्या बिल्कुल कहा, बिल्कुल एग्जैक्ट, इन्हों मैं भी वही पहुंच रहा था। मैं हाँ, मैं जब भी तो मैं कह रहा था कि आप भी वहीं जाएंगे, क्योंकि आप जब आप लोगों को समझाने के लिए जाएंगे, तो हमें कोई बात खत्म करने की जल्दी नहीं है। जिन लोगों को समझना है वो समझेंगे। अगर आपने सी लेवल को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हर जगह की ऊंचाई सी लेवल के हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ग्राउंड आसपास से, की जमीन को लेवल बना दिया। हाँ, उन्होंने आसपास की ज़मीन का ग्राउंड से 100 मीटर बता दिया। अब जो अधिकारी है, अब उसके हाथ में है वो किसको 100 मीटर कहाँ से काउंट करता है, कहाँ से गिनता है। तो ये जो लाइसेंस राज को जो इतना मजबूत किया जा रहा है, और जो उद्योगपतियों के लिए सारा खेल रचा जा रहा है, इस खेल को आप सब लोगों को समझना पड़ेगा बेसिकली। क्योंकि ये अभी अभी तो अरावली आई है, अभी आपके गांव के जोहड़ में जो पैसा लगाया है इन्होंने, वो जो निर्मल सरोवर योजना के तहत, उस पर भी कब्जा होना है। आपके जो जंगलों के जो इन्होंने पेड़ लगाए हैं आपके पर्यावरण के नाम पर, जो आपके गांव में पेड़ लगा करके तार लगा रहे हैं, वो कब्जे के लिए लगाया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन, सरकार का कब्जा हो रहा है इस पे। जो सामुदायिक केंद्र बनाए जा रहे हैं, जो अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जो दूसरी चीज़ें बनाई जा रही हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है कि वो ज़मीनों पर कब्जा करना है। प्राकृतिक संसाधन कब्जे में पहले नंबर पर इनकी लिस्ट में आते हैं, और उसमें अरावली से बेहतर खजाना कहीं नहीं हो सकता, बल्क में, जहां आराम से खनन किया जा सकता है। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल हो गया, जाकर देखिए, मतलब उत्तराखंड देखिए, हर जगह तबाही मची हुई है, पूरे देश और पूरी दुनिया में मची हुई है ये। जी, अब आप बोलिए। इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, हम्म अरावली के बारे में, भाई इसको बचाने का तरीका क्या हो सकता है? हम्म मान लो अरावली को बचाने का, जी। तो जो हमारे पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, हम्म उनके अंदर शेड्यूल 6 लागू है। हम्म और देखो, शेड्यूल 6 जो के जो अंडर क्या आता है कि अगर वहाँ का कुछ भी करना है, मान लो जंगल पे कुछ बनाना है, या फिर कुछ भी डेवलप करना है, वहाँ पे बड़े बड़े बंगले बनाने हैं, या सरकारी कुछ भी, कोई फैक्ट्रियाँ लगानी है, कोई मैं कंपनी, समझ गया। सिक्स तो शेड्यूल की जब आप उसमें, बात करते हैं ना, हाँ हाँ, जब आप सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं, तो सिक्स शेड्यूल के लिए सोनम वांगचुक जेल में पड़ा है, सिक्स शेड्यूल की मांग के लिए। उसने हाँ अपने हाँ, वो लद्दाख में मांग रहा था वो उधर। लद्दाख को बचाने के लिए उसने सिक्स शेड्यूल मांगा, तो उसको जेल दे दी गई। तो आपको लगता है कि हम्म। ये आपको सिक्स शेड्यूल देने वाले हैं? वो आपकी मांग को मान लेंगे, लेकिन सिक्स शेड्यूल तो अभी नहीं देंगे। सिक्स शेड्यूल ये तब आएगा जब हम गांव को भी सिक्स शेड्यूल में ले जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जनता एक्चुअली सरकार मोर्चा जो काम एक्चुअली कर है रहा क्या है 6 ना, शेड्यूल की? अगर रियल डेफिनेशन देखें तो क्या है? सिक्स शेड्यूल क्या है? ये आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें सरकार की दखलंदाजी, मतलब विधानसभा और लोकसभा की दखलंदाजी नहीं हो सकती। असल सरकार ही वहां निर्णय ले सकती है, और असल सरकार ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा की परमिशन के बिना वहां कोई नहीं जा सकता, और ये बात आदिवासियों को पता है। तो आदिवासी सरकार के किसी भी अधिकारी को वहां एंटर करने नहीं देते।
तो उनको नक्सली बनाया जाता है। मतलब जैसे उनको क्या उधर करता है, मणिपुर देखिए, मिजोरम के अंदर उधर है जो। हाँ हाँ हाँ, वो नक्सलवाद नहीं था वहाँ, असल में एक भी आदमी नक्सली नहीं था। उन्होंने क्या किया, जो पुलिस वाले जिस तरह से सबूत प्लांट करते हैं और ये सुरक्षा बल वाले, वहाँ वो लोग अपने खेतों को बचाने के लिए अपनी लाठियों से मतलब रक्षा कर रहे थे, निहत्थे होकर, मतलब लाठियों से नहीं, मतलब निहत्थे ही। तो उनके ऊपर गोलीबारी करके उनके हाथ में एक एक बंदूक पकड़ा दी गई कि ये बंदूक वाले हैं और इनसे लड़ने के लिए हमको बंदूक चाहिए। जैसे इसी इसी खेल को समझने के लिए आपको जवाहर बाग का कांड देखना पड़ेगा, 2016 का। जवाहर बाग आपने सुना भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। मथुरा में जवाहर बाग कांड बहुत पुराना कांड है। इसमें अखिलेश यादव की सरकार थी, जिसमें रामवृक्ष यादव रुपए के मसले पर सरकार से सवाल पूछ रहा था और वहाँ 6 महीने से धरना लगा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से। तो सरकार ने जब देखा कि ये नहीं उठ रहे हैं, तो किसी ने कोर्ट के अंदर जो है अर्जी डलवाई अपने ही आदमी से, मतलब सरकार ने ही, और वहाँ कोर्ट ने ये कहा कि जगह को खाली कराओ, हमें नहीं पता कैसे कराना है। तो सरकार के आदेश पर खाली कराने के लिए वहाँ एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। भारी पुलिस बल वहाँ गया और वहाँ उन्होंने अपने ही इंस्पेक्टर और डीएसपी को गोली मार दी, पुलिस वालों ने। क्योंकि बाद में ये तथ्य सामने आया था कि एसपी जो इंस्पेक्टर की, जो सब इंस्पेक्टर की जो मौत हुई थी, वो पुलिस की गोली से हुई थी एक्चुअली। तो असल में उन्होंने क्या किया, अपने ही अफसर को गोली मार के उसके बाद निहत्थे लोगों के ऊपर गोलीबारी कर दी। और वो सारे लोग जो थे, उनमें से 100-150 लोग मर गए थे। बताए थोड़े थे कि 80-90 लोग मरे हैं, ज़्यादा मरे थे। बहुत से लोग अपाहिज हो गए, किसी की टांग कट गई, किसी के बाद में आंखें चली गई, किसी का पता ही नहीं चला, किसी को उठाकर ले गए, वो तो आज तक पता नहीं चला, उनके अंग बेचे कि क्या किया, कुछ नहीं पता चला। तो ये जो कांड है, इस कांड का ना तो मीडिया में कभी कुछ जिक्र आया, ना ही इस कांड के बारे में कहीं चर्चा होती है, और रुपए का मसला यूं का यूं दब गया 2016 के बाद। नहीं तो पूरा देश समझ रहा था कि ये तो सारा घपला चल रहा है। तो ये जब भी किसी ऐसे मसले पर, जब इनको उद्योगपतियों की जेब भरनी होती है और टॉप टेबल से आदेश आता है, तो ये न्यायालय जो हैं, ये कोर्ट जो हैं, वो कोठा बन जाता है। ये न्याय करने की बजाय फैसला चालू कर देते हैं। और भाई मैं एक बात बता देता हूँ सारी दुनिया को, सारे देश को ये पता होना चाहिए, राजस्थान के जो लोग हैं वो पर्यावरण के लिए इतने सचेत और सजग हैं। अभी तो कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद तो क्या हाल होगा वो तो कहानी अलग है। अदरवाइज वो इतने सचेत हैं कि खेजड़ी के लिए सिर कटवा लिया करते थे। उनको पता था खेजड़ी के बिना ये राजस्थान कभी जिंदा नहीं रह पाएगा और वो वहाँ के लोग भी नहीं रह पाएंगे, तो वो सिर कटवा लिया करते थे खेजड़ी के लिए। आप सोचो पर्वत श्रृंखला के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन जो सवाल है वो है गुजरात का और हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा और गुजरात, अब देखो ना, गुजरात और हरियाणा और राजस्थान तीनों में पहले बीजेपी की सरकार लाई गई और तब ये कांड करे जा रहे हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट तो बड़ा वाजिब है, मतलब जेन्युइन है। हाँ, जेन्युइन पॉइंट है ये। पहले देखो, जहां गुजरात में तो थी ही 2000 के बाद से एक बीजेपी गवर्नमेंट। ये जो काडर बनाना है, यूपीएससी के हैं, अफसर हैं, ये तहसीलदार हैं, ये एसडीएम हैं, ये सारा कचरा इसीलिए ढोया जाता है इधर से उधर। ये जो ट्रांसफर नाम की चीज है, ये इसलिए की जाती है कि जो सबसे घटिया किस्म का आदमी, जो सरकार का पिट्ठू बिकाऊ माल होता है, उसको वहां पोस्टिंग दी जाती है जहां पर लोगों का, गांव का, समाज का, खेतों का, प्राकृतिक संसाधनों का सत्यानाश करना होता है। वहां ऐसे आदमी की पोस्टिंग करी जाती है। और 3 साल का जो क्राइटेरिया है वो इसलिए रखा गया है कि 3 साल में वो आदमी उस जगह को अपनी मानने लग जाता है, वो सचमुच वहां के लोगों से कनेक्ट हो जाता है, वो कनेक्शन बन गया तो फिर लोगों के काम करने चालू कर देगा। इसलिए 3 साल में तबादला करना जरूरी हो गया उनका। 3-3 साल में उनको फेंकते रहते हैं। तो ये नेता, ये अधिकारी, ये कोर्ट, ये सब के सब एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को लूट करके उद्योगपतियों को पकड़ा दिया जाए। वो उनके हाथ में चला गया, आपकी रोटी उनके हाथ में चली गई, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर आप यूं ही रहोगे। वो जो मैं आपको बता रहा था फरीदाबाद गुड़गांव में, वो 95 से 2000 के बीच में थी वो जो, और 85 से 95 तक जो था
वो अलवर की नदियां सूखी थी, मैं बता रहा था आपको, जो पॉइंट था वो ये समझने की बात थी। तो अभी जिस तरीके से लोग आवाज उठा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लोग इसके ऊपर मैटर पे चर्चा कर रहे हैं, और आज मैंने देखा जो पर्यावरण मंत्री हैं भारत सरकार के, उनका भी बयान आया था। वो ये कह रहे थे कि जो ये यूट्यूबर हैं ये तो फेक फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी आने वाले टाइम में यूट्यूबर्स के लिए भी कानून बन रहे हैं, आप लोगों को, हम लोगों को भी जेल होने वाली है, क्योंकि वो कागज हम्म। तो आएगा बड़े सुंदर शब्दों में, हम जैसे लोग हम्म। बताएंगे भविष्य की वो ऐसा करने वाले हैं, तो वो हम्म। अफवाह फैलाते हैं, इसके नाम पर ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं कि 7 साल से ऊपर की सजा है। तो जिस चीज में हम्म। 7 साल से ऊपर की सजा है उसमें गिरफ्तार करके कोर्ट में चालान भी पेश ना करो चाहे 3 महीने तक, ये बीएनएस में प्रोविजंस दे दिए गए हैं। तो अब आपको हम्म। लंबा रगड़ने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, और हमें मालूम हम्म। है ये सब ऐसा कर रहे हैं, कागजों से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, ये भी हमको मालूम था। और इसीलिए हम्म। 4 साल से हम लोग केवल सच्चे ईमानदार लोगों को जोड़ने में और इसी काम में लगे हुए थे, और इस सिलसिले में हम्म। तो हम लोगों ने बड़े स्तर पर, बल्कि अभी 1 तारीख से हम लोग पूरे हरियाणा के अंदर जाने के लिए दुब्बरदन माजरा जो झज्जर में है वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। 2 तारीख से हम्म। चरखी दादरी के अंदर प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, एक बात और हम्म जानना चाहेंगे। हम्म हम्म सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नियम दिया है अरावली की पहाड़ियों का, ये हम्म। वापस कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा कुछ? मतलब क्या नियम क्या है इसके लिए वापस लेने के लिए? अब देखो कमाल की बात मैं आपको बताऊं, रिटायरमेंट से 3 दिन पहले बंदा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो ये निर्णय देकर भाग जाता है। है ना, कितना बड़ा खेल। मतलब कितने सारे ऐसे निर्णय हुए, चाहे राम मंदिर वाला, शहाबुद्दीन केस वाला, तड़ीपार वाला, कितने सारे फेक एनकाउंटर वाले, वो जो गुजरात के केस थे, सीबीआई के कितने सारे जज थे, और सुप्रीम कोर्ट के कितने सारे जज थे जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर इन बीजेपी वालों के, या फिर कह लो मोदी और शाह की जोड़ी के फेवर में मुकदमे का फैसला किया, और उसके बाद अगले दिन या 2 दिन बाद रिटायर हो गए, या कई बार तो 3 घंटे पहले ऑर्डर पास करके रिटायरमेंट ले ली, और रिटायरमेंट और के बाद कोई ये कोई जो ऑर्डर हुआ राज्यसभा था का अरावली की पहाड़ियों का, कोई ये राज्यसभा का वाला किसने किया था? ये 3 दिन पहले ही तो जज ने किया था, जिसने भी किया था रिटायरमेंट से 3 दिन पहले करके, और अब वो निकल उसके बाद चुका जो है। हरियाणा के वो बने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज। पता नहीं क्या बने हैं, मतलब मैं तो नहीं, हरियाणा में तो हाई कोर्ट है, तो वो तो नहीं, हरियाणा का है वो जो जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम्म जो उसके वो बाद बने हरियाणा के ही तो होंगे, बने हैं। उसके बाद बने हम्म। होंगे, लेकिन असली खेल तो ये है जनाब। अब आप इसको तो ये कैसे समझते हैं? फैसला वापस लिया जा सकता है ये? फैसला तो पब्लिक चाहे तो क्या नहीं लिया जा सकता, संसद में बने कानून वापस हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात है। और सुप्रीम कोर्ट को तो आने वाले टाइम में वैसे भी मना करने वाले हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट को तो रिजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लोगों के लिए काम कर ही नहीं रही है, वो तो सरकारों के हम्म। लिए काम कर रही है, ऐसा लगता है जैसे बाइस्ड होकर के, सिंपल सा। तो लोगों की ही ये ड्यूटी बनती है बेसिकली कि वो सरकार के, अभी वैसे भी ये जो अरावली वाला जो फैसला है ना, इससे हम्म। बीजेपी का जो स्तर है वो इस लेवल पर चला जाएगा कि अगले 50 साल तक, मतलब बीजेपी और संघ में रहे आदमी से लोग इतना दुत्कारेंगे इनको कि इनके घरों में रिश्ते हम्म। नहीं होने हैं, कि ये सबसे घटिया, सबसे नीच लोग थे, जिन्होंने पर्यावरण को तो जो नुकसान पहुंचाया, समाज को तो जो तोड़ा, बल्कि हम्म। मतलब प्राकृतिक संसाधन, जीव जंतु, पेड़ पशु पक्षी, इंजेक्शन लगा लगा के, मार मार के, और आदमी किसी को नहीं छोड़ा। ये मतलब ये ऐसे लोग हैं, और इनको सपोर्ट करने वाले लोग कितने नीच होंगे इसका अंदाजा लगाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंत में मतलब क्या कहना चाहोगे आप इस वीडियो के? हम तो क्या ही कह सकते हैं ऐसे लोग, मतलब हम लोगों का तो एक ही मकसद है कि भाई सरकार को अपने अच्छे कामों के गुणगान करने के लिए बहुत पैसा मिलता है, लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी करके आपने रेडियो, टीवी, अखबार, बैनर, पोस्टर, बसों के पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या देखा होगा। नागरिक बन जाओ, अगर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अपने बच्चों को, अगली पीढ़ियों को बचाना है तो नागरिक बन जाओ। इनके पालतू कुत्ते बनकर पत्रकारिता मत करो पत्रकारों, इनके पालतू कुत्ते बनकर इनके लिए आदेश पारित मत करो अफसरों, इनके पालतू कुत्ते बनकर पुलिस अपने वर्दी पहनकर ना जाओ, पैसों के लिए काम करना बंद कर दो, वरना औलादों को जगह नहीं मिलेगी।
पूरे परिवारों में इतनी बीमारियां, इतनी गंदगी, डिप्रेशन, परिवार टूटना ऐसा हो जाएगा, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं ना, सबके घरों में ऐसा हो जाएगा कि आपको जगह नहीं मिलेगी छुपने की, समाज को बता नहीं पाओगे कि कितना बुरा हो रहा है आपके साथ। और ये इन लोगों की, इन पेड़ों की, इन पशु पक्षियों की, जो जीवों की, इनकी बद्दुआ लगेगी ऐसे लोगों को जो ऐसे ऐसे आदेश पारित करते हैं और इनको खाली कराने के लिए और अवैध खनन का काम करते हैं। और जो नागरिक समाज पे जिस दिन वोट डालनी है, अपनी फेवरेट पार्टी को, अपने फेवरेट नेता को वोट डाल के घर आकर भाई भाई बनकर और फिर से नागरिक बनकर सवाल पूछने चालू कर दो सरकारों से। ये विधायक, सांसद और इन अफसरों को पैसा, बेहिसाब पैसा आपके टैक्स के पैसे से मिल रहा है, इसका हिसाब मांगना चालू कर दो, वरना ये सब कुछ बेच डालेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा मैं आप सबसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका आज की वीडियो के लिए, और ऐसी एक इंफॉर्मेशन देने के लिए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। धन्यवाद जी सभी।